नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। राजधानी लाइव के खास बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की। इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अभय चौटाला ने इस्तीफा देकर बीजेपी सरकार को फायदा पहुंचाने का काम किया है, ये बात हुड्डा ने कही। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में पत्रकारों को संबोधित किया। इस मौके पर हुड्डा ने कहा, अभय सिंह चौटाला को विपक्ष के साथ खड़े होते हुए बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर सरकार के खिलाफ वोट करना चाहिए था। उन्होंने अभय सिंह चौटाला के उस बयान का भी खंडन करते हुए कहा कि अगर किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है तो अगले 6 महीने खुद और परिवार के किसी सदस्य के इलेक्शन न लड़ने का भी ऐलान करना चाहिए था। इस असेंबली से इस्तीफा देकर इसी असेंबली में दोबारा आने का क्या मतलब है। वहीं हुड्डा ने एक बार फिर से विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने का दावा किया और सरकार को घेरने का काम करने की बात कही। अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये सरकार लोगों का भी विश्वास खो चुकी है और विधायकों का भी। 2 विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे जो इस सरकार का समर्थन कर रहे थे वो विड्रॉ कर गए, बाकी रोज बयान दे रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। मतलब एक जो इनके सहयोगी दल है उनके तो कई 1-2 विधायक का मैंने पढ़ा कि सबसे भ्रष्ट सरकार ये हुई है। तो पता लग जाएगा जब मैं विश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तो पता लग जाएगा, या तो चेहरे बेनकाब होंगे या जो कौन कहां खड़ा पता लग जाएगा। और ज्यादा जानकारी देने के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला पर वार करते हुए दिखाई दिए हैं और क्या कुछ उन्होंने मुद्दों को उठाया? जी बिल्कुल, देखिए कल चंडीगढ़ में नेता विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे। उन्होंने कल पत्रकार वार्ता की और उसी दौरान अपना एक जो अविश्वास प्रस्ताव की बात एक बार फिर से दोहराई और उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ जो है इस बजट सत्र में जो 5 मार्च से हरियाणा विधानसभा का सत्र बजट सत्र शुरू होगा, उसमें अविश्वास प्रस्ताव जो है कांग्रेस के द्वारा लाया जाएगा और इसमें वोटिंग की अपील भी की जाएगी कि सरकार के खिलाफ ये पता चल सके कि कितने विधायक हैं और कितने जो है सरकार के खिलाफ है, क्योंकि सरकार, उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो जनता के बीच भी जो है विश्वास खो चुकी है। वहीं विधायकों के में भी जो अविश्वास इस समय उत्पन्न है और सरकार के खिलाफ जो है इस सत्र में बजट सत्र में जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा ताकि ये क्लियर हो सके किसानों के साथ कौन कौन से विधायक खड़े हैं। और वह सिंह चौटाला के जो इस्तीफे की जब एक बार फिर बात उनके सामने रखी गई तो उन्होंने ये कहा कि जो अभय सिंह चौटाला को विपक्ष के साथ खड़े होना चाहिए था, उनको जो है अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ वोट करने का काम करना चाहिए था। उनका इस्तीफा देने से कहीं ना कहीं जो है बीजेपी सरकार जो है इसको फायदा पहुंच रहा है। और अगर वहीं अगर किसानों के हित में एक अगर बड़ा ऐलान करना अभय चौटाला को चाहिए था तो वो ये था कि 6 महीने और उन्हें या उनके किसी परिवार को जो है ये जो चुनाव है ये लड़ने नहीं चाहिए था। इस तरह का ऐलान जो है अभय सिंह चौटाला द्वारा करना चाहिए था, क्योंकि अगर इसी असेंबली से वो इस्तीफा देके गए और इसी असेंबली में अगर चुनाव लड़के दोबारा आते हैं तो इसमें कहां किसानों की लड़ाई की बात होगी, क्योंकि उसी असेंबली के फिर दोबारा से एक बार सदस्य बन जाएंगे तो उनको जो है उनका जो इस्तीफा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी सरकार को जो है वो फायदा पहुंचाता है। जी अभिषेक, विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव तो लाना चाहता है लेकिन सिर्फ वोटिंग करवाना चाहता है, कहीं ना कहीं चर्चा नहीं करना चाहता। ये बीजेपी की ओर से तमाम बार आरोप लगाया गया। क्या इसके ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ जवाब दिया? जी बिल्कुल, वो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि चर्चा से वो बिल्कुल कांग्रेस जो है भागेगी नहीं। अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाता है उस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद वोटिंग की भी अपील की जाएगी कि सरकार के ये पता करे कि कितने जो विधायक हैं वो सरकार के समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन के बीच में जो कई बार जो निर्दलीय विधायक की ओर से और जेजेपी के विधायकों की ओर से कहा जाता रहा कि वो किसानों का समर्थन करते हैं, तो अब ये भी क्लियर हो जाएगा किसानों के साथ कितने जो विधायक खड़े। और वहीं जो बीजेपी की ओर से जो इससे पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि जो पिछला सत्र था उसमें बीजेपी 3 कृषि कानूनों का जब प्रस्ताव धन्यवाद प्रस्ताव लेके आई थी तो वो कांग्रेस जो है वॉकआउट कर गई थी और इस पे जो है इस पे उन्होंने इस प्रस्ताव
पर चर्चा से इनकार करते हुए वॉकआउट कर दिया था। तो उनका साफ तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर वो बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहते थे। वो इन 3 कृषि कानूनों जो केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए थे उनको रद्द करवाना चाहती थी। उन कृषि कानूनों के दुष्प्रभाव जो है उस पर चर्चा करना चाहते थे और बीजेपी जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव लेके आई थी। उस धन्यवाद प्रस्ताव का कांग्रेस किसी भी तरह से हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। अभिषेक, तो फिलहाल विपक्ष चर्चा करना चाहता है या नहीं चर्चा करना चाहता? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर ये कहते हुए भी दिखाई दिए कि केंद्र सरकार अगर कानून लेकर आई है तो हम लोग उस पर चर्चा क्या करें, हम लोग तो सीधा चाहते हैं कि कानून वापस हो, रद्द हो। तो फिर जब रद्द करवाना चाहते तो उसमें चर्चा की जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि जो 3 कृषि कानून है वो केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए हैं और केंद्र सरकार को जो है बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए और 2 कदम जो है केंद्र सरकार को पीछे हटना चाहिए ताकि जो किसान संगठन और किसान जो है वो वार्ता के लिए आगे बढ़ सके। वहीं उन्होंने जो चर्चा की बात, अविश्वास प्रस्ताव अगर कांग्रेस की ओर से लाया जाता और विधानसभा सत्र में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उसमें तीनों कृषि कानूनों का जो दुष्प्रभाव है और जो नुकसान है उस पर वो चर्चा करने के लिए जरूर तैयार है, क्योंकि ताकि ये पता चल सके और इस प्रदेश की जनता को ये पता चल सके 3 कृषि कानून कितने घातक है और किस तरह जो बड़े घराने हैं उनको फायदा पहुंचेगा। तो इस पर अगर चर्चा होती है तो जरूर कांग्रेस इसका हिस्सा बनेगी, क्योंकि 3 कृषि कानूनों का दुष्प्रभावों के बारे में ये जनता को बताने जरूर कांग्रेस चाहेगी। तो इस तरह की उन्होंने बात करी और वहीं उन्होंने कहा अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ जो है कांग्रेस पुरजोर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी और इसमें वोटिंग के लिए भी जो है उस दौरान जो है अपील करी जाएगी कि सरकार के खिलाफ कितने जो विधायक हैं वो पता चल सके कि सरकार बीजेपी जेजेपी प्रदेश की जो सरकार के खिलाफ कितने जो विधायक जो हैं वो खिलाफ वोट करते हैं और कितने जो है पक्ष में सरकार के हैं, वो ये साफ बजट सत्र में हो जाएगा। जी बिल्कुल अभिषेक, फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए, ये कहते हुए साफ दिखाई दिए कि जिस असेंबली से गए उस असेंबली में वापस आने का क्या फायदा। वहीं अभय चौटाला की ओर से तमाम बार ये कहा गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिली हुई है। जी बिल्कुल, ये इस बारे में भी उन्होंने अपना रुख स्पष्ट करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये साफ तौर पे ये कहा कि पिछले जो 5 साल जब नेता विपक्ष अभय सिंह चौटाला थे तो उनकी कार्य प्रणाली जो है उसको देखा जा सकता है, उससे क्लियर हो जाएगा कि बी टीम कौन है। और वहीं उन्होंने कहा अगर उन्होंने असेंबली से इस्तीफा दिया तो इससे कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को फायदा पहुंचता है अगर वो विपक्ष के साथ खड़े होते हैं और विपक्ष की भूमिका अगर अच्छी तरह निभाते तो वो सही रहता, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का उनको समर्थन करना चाहिए था और सरकार के खिलाफ जो है विपक्ष के साथ खड़े होते हैं उनको वोटिंग करनी चाहिए थी ताकि सब ये जो है सरकार को जनता के हित में और किसानों के हित में जो फैसला जो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी उसका समर्थन करना चाहिए था और 3 कृषि कानूनों का विधानसभा के अंदर उनको विरोध करना चाहिए था। जी चलिए अभिषेक, शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में बदमाशों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि पिस्टल के नोक पर अपहरण कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। बदमाश न केवल पुलिस सुरक्षा को खुली चुनौती दे रहे हैं बल्कि बेखौफ होकर एक के बाद एक ऐसी वारदातें कर रहे हैं। रविवार सुबह रोज की तरह ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड गजेंद्र सिंह को बलसवा फ्लाईओवर के पास कार सवार 5 बदमाशों ने गजेंद्र की बाइक को टक्कर मारी और उन्हें पकड़ लिया और उनका अपहरण कर पिस्टल के नोक पर 12,500 रुपए और जबरन उनके एटीएम कार्ड से 10,000 रुपए निकाल लिए। घटना के बाद बदमाश उन्हें मुकरबा चौक फ्लाईओवर के किनारे फेंक कर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर जहांगीरपुरी थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की। नॉर्थ वेस्ट जिले की डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि मामले में एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। कर रही थी आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज एनालाइज करे, इनके एंट्री रूट पे और इनके एग्जिट रूट पे जो भी बन रहा था वो एनालाइज करा। विक्टिम को इसका आइडिया नहीं था कि उसको कहाँ लेकर गए, बस सीसीटीवी फुटेज के बेस पे हमने अपने लोकल इंटेलिजेंस भी डेवलप करे और फिर हमको पता पड़ा कि प्रशांत विहार में इन्होंने एक एटीएम जो फेडरल बैंक के एटीएम थे वहाँ से पैसा विड्रॉ किया। और भी हमने सीसीटीवी फुटेज एनालाइज करे, कुछ हमें आइडेंटिटी इसके बेस से इस्टेब्लिश हुई। फिर हमने अपना लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करा
और इसके बेस पे हमें अच्छी सफलता मिली और हमने 3 लोगों को, इसमें 3 सस्पेक्ट थे जिसमें से 2 मेजर हैं और एक जुवेनाइल है, CCL है, उनको CCL को अप्रीहेंड करा है और 2 लोगों को कस्टडी में लिया है। इनसे हमें इनकी ब्लैक गाड़ी, सेंट्रो गाड़ी जिसमें इन्होंने क्राइम कमिट करा था, उसको वो रिकवर हो गई है और एक कंट्री मेड पिस्टल विथ लाइव कार्ट्रिज वो भी रिकवर हुआ है और साथ में ATM कार्ड भी रिकवर हुआ है। अभी इस इंसिडेंट में 2 लोग और हैं शामिल जिनकी तलाश जारी है। और राजीव ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ गए। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल ये जो मामला सामने आया है होमगार्ड के साथ लूटपाट, इस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद, हालांकि कुछ आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरीके से लगातार बदमाशों के हौसले हैं जो वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि अब पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आए तीसरे दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। यहाँ तक कि फाइनेंस जो व्यक्ति था उसको भी गोली मारी गई थी, प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर गोलियां मार रहे हैं और यहाँ तक कि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके की वारदात की जा रही है, तो उससे साफ जारी है पुलिस का डर बिल्कुल भी नहीं है। मगर इस तरीके से बात करें, एक होम गार्ड जो गजेंद्र नाम का व्यक्ति है, वो अपने सुबह कह सकते हैं 6:30 बजे से पहले ही वो अपने घर से निकला था और कहीं ना कहीं अपने ड्यूटी पे जाने के लिए, और जिस तरीके से ब्लासवर फ्लाईओवर के पास में जाकर जिस तरीके से कार सवार जो व्यक्ति थे गाड़ी जबरन उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके साथ लूटपाट की गई और फिर उसके साथ लगभग 12,500 रुपए उससे छीने गए और उससे ATM कार्ड भी छीना गया। उसके बाद में उसे प्रशांत बिहार इलाके के अंदर एक ATM पे ले जाया गया, जहां पर उससे ATM के द्वारा 10,000 रुपए और निकाले गए। उसके बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं उसको फिर एक कहते हैं ब्लासवर डेयरी के पास ही एक जो कहते हैं नजदीक की जगह है, वहां पर फेंक के उसे चले गए और उसके बाद में उस व्यक्ति को खुद को समझ में नहीं आया उसके साथ हुआ क्या। और उसने जैसे ही उसकी जो 6:30 बजे करीब उसके बाद में जैसे ही कंप्लेंट करी, यानी कि फोन किया 100 नंबर पर, उसके बाद में पुलिस आई और उसके बाद में जहांगीरपुरी इलाके के अंदर उसने केस दर्ज करवाया। तो जिस तरीके से बात करें, जो DCP थी उषा रंगनानी, उन्होंने भी इसका केस का ध्यान रखते हुए मौके की नजाकत समझते हुए 2 टीम बनाई गई, जो एक क्राइम ब्रांच की थी, एक जहांगीरपुरी इलाके की लोकल पुलिस थी, वो 2 टीमें बनाई गई और आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। मगर जो CCTV कैमरे थे, यानी कि जो ATM के CCTV कैमरे थे, क्योंकि जो व्यक्ति था यानी कि गजेंद्र सिंह था, उसको खुद को नहीं पता था वो किस ATM पे गया है, उसको कहाँ ले जाया गया है। मगर जिस तरीके से पूरी जांच की गई, यहाँ तक कि आसपास के जितने भी CCTV कैमरे थे उन सबको खंगाला गया, उससे ही जानकारी मिल पाई गई कि जिस तरीके से प्रशांत बिहार दूसरे इलाके के अंदर एक ATM पे ले जाया गया था। मगर एक चौंकाने वाली बात इसके अंदर एक जरूर निकल के आई, एक नाबालिग वो इस व्यक्ति इनके साथ जरूर शामिल था और वो पूरी घटना को अंजाम दे रहा था। यहाँ तक कि एक सैंटो कार थी ब्लैक रंग की, वो भी यूज किया गया था और एक ऑटोमेटिक जो पिस्टल थी वो भी, जो कन्वर्टिंग पिस्टल थी वो भी इसके अंदर शामिल मिली थी इनके पास से। मगर जिस तरीके से नाबालिग के साथ 2 व्यक्ति और गिरफ्तार किए गए हैं, मगर कहीं ना कहीं अभी और व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा रही है। मगर जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही है उससे साफ जाहिर है दिल्ली पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है बदमाशों के दिल में, चाहे वो कह सकते हैं और जगहों की घटनाएं हो, चाहे वो करावल नगर की घटना हो या मंगोलपुर की घटना हो। जिस तरीके से फ्रेंड सर्कल ने ही एक रिंकू नाम का व्यक्ति का मर्डर किया था, या तक कि एक कह सकते हैं जो कहते हैं एक लड़की की नाबालिग लड़की थी उसका भी मर्डर किया गया एक हथौड़े से। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो घटनाएं घट रही है उससे साफ जाहिर है कि दिल्ली पुलिस का जो खौफ होना चाहिए था वो खौफ नहीं है और बदमाश बेखौफ खुले आम चुनौती देते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, यहाँ पर तो होमगार्ड खुद ही सुरक्षित नहीं है, पुलिस जनता को क्या सुरक्षा देगी। दूसरी ओर बेगमपुर में जो नाबालिग के साथ हुआ उसके बाद आरोपी अभी तक फरार चल रहा है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हालांकि होमगार्ड के साथ जो हुआ उसके बाद कुछ आरोपियों को तो गिरफ्तार किया है, ऐसे में पुलिस पर सवाल तो खड़े होंगे ही। देखिए एक चीज यहाँ पे समझ में होगी, जिस तरीके से बेगमपुर के इलाके की जो घटना थी, यानी कि लड़की के साथ मर्डर किया गया था और वो कहीं ना कहीं आरोपी जो है वो कैसे हरदोई से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में तो दिल्ली पुलिस लेके आई उसे। मगर जिस तरीके से वो दिल्ली पुलिस के पकड़ से फरार था और हरदोई तक चला गया था, तो उससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर था कि वो बाहर निकलने की यानी कि देश छोड़ने की कोशिश कर रहा था। मगर कहीं ना कहीं बात करें इसके से होमगार्ड यानी कि दिल्ली पुलिस के साथ का जो संस्था होती है उसके अंदर ही होमगार्ड काम करता है और उसको वो भी सुरक्षित नहीं है। मगर इस तरह की घटना ये तो पहली घटना नहीं है, क्योंकि खुद दिल्ली पुलिस के जवानों पर भी
कई बार हमले हो चुके हैं या कई बार अटैक हो चुके हैं, उसी तरीके से बदमाशों ने कई बार उनके ऊपर भी हमले किए। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल खड़ा होता है क्योंकि दिल्ली पुलिस जब खुद सुरक्षित नहीं है या फिर उनके सुरक्षा कर्मी जो है वो होमगार्ड के वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनता की सुरक्षा किस तरीके से की जाएगी। मगर एक चीज साफ है, इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर क्राइम कैपिटल बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के अंदर जो बदमाशों के हौसले हैं उनके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं रहा दिल्ली पुलिस के लिए। जी बिल्कुल राजीव, तो चलिए नाबालिग के आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, अपडेट ये आपने हमें दी। साथ ही जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जैसे पहले दिल्ली में हिंसा हुई थी लाल किले पर, तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे कि पुलिस ने सुरक्षा कहीं ना कहीं चूक पुलिस की ओर से हुई है। दूसरी ओर एक के बाद एक इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि रिंकू शर्मा का जो हत्याकांड हुआ उसमें तो तमाम नेता मंत्री पहुंचे, लेकिन बाद में जब नाबालिग के साथ ऐसा हुआ तो कोई भी नहीं पहुंचा। और अब होमगार्ड के साथ इस तरीके की घटना का होना, तो दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में क्या नेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि लगातार रिंकू शर्मा के लिए तो बीजेपी के नेता पहुंच गए थे, तो क्या इसके लिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी या और किसी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें रिंकू मर्डर केस की, बिल्कुल वहां पर बड़े नेता पहुंचे थे, जहाँ तक कि बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो आरएसएस से हो या फिर बीजेपी पार्टी के हो या फिर दिल्ली प्रदेश के हो, तमाम जो बड़े नेता थे वो भी पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं उस क्या कहते हैं रिंकू मर्डर केस के लिए उन्होंने यहाँ तक कि चंदा देने के लिए बात भी की थी, यानी कि जो डोनेशन देने की कोशिश की गई थी आर्थिक सहायता सुधारने के लिए जो परिवार की, तो कहीं ना कहीं ये जरूर था क्या और परिवार भी तो है और परिवारों के लिए भी इस तरीके के कदम उठाने चाहिए थे। मगर अभी तक चाहे वो नाबालिग लड़की के साथ मर्डर हुआ हो या फिर कहे जो एक मंगोलपुरी एक्ट ब्लॉक के अंदर एक 18 साल के लड़के का भी मर्डर हुआ था, वहां पर भी बीजेपी के ना ही किसी और पार्टी के बड़े नेता गए। मगर बात करें जिस तरीके से जो फाइनेंसर को गोली मारी गई थी, लगभग 19 से 25 गोलियां मारी गई थी उसको भी, और कहीं ना कहीं वहां पर भी कोई बड़े नेता नहीं पहुंचे। मगर जिस तरीके से लगातार इस तरीके की घटनाएं घट रही है उससे साफ जाहिर है सिर्फ राजनीति की जाती है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया जाता है। सिर्फ बीजेपी का वो कह सकते हैं नेता कार्यकर्ता था, इसीलिए सिर्फ बड़े नेता गए थे। अगर इस तरीके की बीजेपी की तरफ से और कदम उठाए जाते तो कहीं ना कहीं और भी लोग हैं जिस तरीके की इस तरीके की घटना उनके साथ भी हो रही है, तो वहां पर भी जरूर जाना चाहिए उनको। मगर अभी तक सिर्फ राजनीति की जा रही है और इसके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। मगर खुद एक चीज समझ रहे होगा, 26 जनवरी की घटना के बाद में लगातार दिल्ली के अंदर क्राइम कैपिटल बढ़ता जा रहा है। 26 जनवरी की जब छोटी ही कह सकते हैं जो बिल्कुल सबसे ज्यादा टाइट होती है और लाल किले के अंदर इंडिया गेट के पास सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, मगर जब उस दिन ही कहीं ना कहीं जो किसानों ने लाल किले तक अंदर घुसने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि अंदर लाल किले के ऊपर जाकर केसरी झंडा भी फहराया गया था, तो उससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी है। मगर सिर्फ एक खाना पूर्ति की जाती है दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि जब क्राइम हो जाता है उसके बाद में तो उसको अरेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं, मगर उससे पहले की जो स्थिति होती है क्राइम को कंट्रोल करने की, वो स्थिति बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ तक कि तमाम बाजारों की बात करें, पुलिस वाले खड़े जरूर होते हैं, पुलिसकर्मी बिल्कुल दिखाई देते हैं, मगर कोई भी सिर्फ खाना पूर्ति करते रह जाते हैं। चाहे वो सिक्योरिटी की बात करें तो कोई चेकिंग नहीं की जाती है। आज भी सदर बाजार मार्केट में चले जाइए, ये करोलबाग मार्केट में चले जाइए, लाजपत मार्केट में चले जाइए, वेंटिलेटर जरूर कह सकते हैं, जो मशीनें जो लगी होती है वो जरूर लगी होती है, मगर चेकिंग कहीं नहीं होती है, सिर्फ पुलिस खाना पूर्ति करती नजर आती है। मगर जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है उससे साफ जाहिर है दिल्ली पुलिस की सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा होता है। जी चलिए, शुक्रिया राजीव ज्यादा जानकारी देने के लिए। इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस का संक्रमण महाराष्ट्र में एक बार फिर से खतरनाक रूप लेता जा रहा है। ऐसे में राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की चर्चा शुरू हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अगले हफ्ते 2 हफ्ते में यह पता चलेगा कि नई लहर है या नहीं। सीएम उद्धव ने कहा कि राज्य में सोमवार से राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक समारोह पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सूबे में आज करीब 7000 कोविड-19 के मामले आने की सूचना है। अगर कोरोना महामारी की स्थिति बिगड़ती है तो हमें लॉकडाउन लगाना होगा। जो लोग लॉकडाउन चाहते हैं वे बिना मास्क के घूम सकते हैं, जबकि जो नहीं चाहते हैं उन्हें मास्क पहनना चाहिए और सभी नियमों का पालन करना चाहिए। सीएम उद्धव ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क पहनने पर जोर देते हुए कहा कि ये लड़ाई वायरस से है। वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन ये अभी चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। ऐसे में मास्क पहनना ही हमारी पहली और मुख्य सुरक्षा है। इसमें किसी तरह की लापरवाही ना करें। अमरावती जिले में सोमवार से एक सप्ताह का लॉकडाउन फिलहाल लागू कर दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के चलते ये निर्णय लिया गया है। पाले
और अपनी शादियां करना है या सेलिब्रेशन करना है तो जो सरकार ने गाइडलाइंस दिया उसको फॉलो करना चाहिए। अगर इस तरीके से नहीं होगा और इसी तरीके से केस बढ़ता रहा तो जैसे दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर लॉकडाउन हुआ है उसी तरीके से लॉकडाउन फिर से हमें करना पड़ेगा और लोगों को उसको तकलीफ उठानी पड़ेगी, क्योंकि धंधे से ज़्यादा जो है हमें लोगों की जान की अहमियत है। तो कोरोना वायरस का संक्रमण महाराष्ट्र में खतरनाक रूप लेता जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की चर्चा। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अगले हफ्ते 2 हफ्ते में पता चलेगा नई लहर है या नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। और लाइव हमारे साथ मुरारी सिंह ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। मुरारी, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है मुंबई में? जी बताए, मुंबई सहित महाराष्ट्र दूसरी बार कोरोना की चपेट में आ गई है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सहित स्वास्थ्य मंत्री और जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अपने अपने इलाकों में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है और साथ ही बीएमसी जो है उन तमाम इलाकों में जहां पर संवेदनशील इलाके हैं उन्हें सील कर रही है। उनके तरफ से गार्ड तैयार किए गए हैं ताकि कहीं भी भीड़ भाड़ इकट्ठा न हो। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति खराब हो रही है, समय रहते अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो जिस तरीके से लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो या बीएमसी कमिश्नर हो, इन सब ने अपनी तरफ से संकेत दे दिए हैं कि स्थिति खराब हो रही है। हालात नियंत्रण में करने के लिए आम जनता का सहयोग चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग सहित मास्क और सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, नहीं तो हालात खराब होने पर गंभीर कदम उठाने पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है, उसको लेकर डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है मरीजों के ऊपर? देखिए, डॉक्टरों का मानना है कि जैसे जैसे हमें वैक्सीन प्रोवाइड हो रही है उस तरीके से वो लोगों तक वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। हालांकि वैक्सीन लेने का काम जो है जोरों पे चल रहा है, चाहे वो मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र के अलग राज्य हो, पुणे, नासिक, नांदेड़, इन इलाकों में भी वैक्सीन पहुंचाई गई है। वहां पर भी लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब तक टीकाकरण सही तरीके से नहीं होता है तब तक लोग सावधानी बरतें। तो कहीं न कहीं टीकाकरण के साथ साथ लोगों को सावधानी बरतने के लिए सख्त मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुंबई पुलिस को भी इनके साथ यहाँ पर रखा गया है ताकि कहीं भी कोई भी कार्रवाई जाए और किसी भी तरीके से इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। जी, बीएमसी तो एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, लेकिन बात करें आम जनता की, वो कितना कानूनों का पालन कर रहे हैं वहां पर? देखिए, अगर जनता की बात करें तो जनता की लापरवाही है जो आज दोबारा कोरोना की स्थिति में मुंबई आ गई है। आम जनता के बीच अगर जागरूकता की बात करें तो लगभग 30 से 40% ऐसे लोग हैं जो मास्क का, सैनिटाइज का इस्तेमाल करते हैं। अभी भी मुंबई में कई ऐसे इलाके हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, बार है, पब है, जहां पर बेखौफ लोग जाते हैं, सैकड़ों की भीड़ भी इकट्ठा होती है। हालांकि खबर मिलते ही बीएमसी सहित मुंबई पुलिस लगातार इन पर कार्रवाई कर रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर अगर बात करें तो कई लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है, लेकिन हालात अभी भी उसी तरीके से है, भीड़ अभी भी उसी तरीके से है। इसे सुधारने के लिए बीएमसी द्वारा तमाम गाइडलाइन जारी की गई है, जागरूकता फैलाई जा रही है। लेकिन आम जनता की बात करें तो जिस तरीके से समर्थन मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। जी मुरारी सिंह, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो कानून बनाए जा रहे हैं क्या सिर्फ आम जनता के लिए या नेताओं और मंत्रियों के लिए भी है? क्योंकि जो खबर सामने आई है, पुणे से शादी का समारोह था, मंत्री के बेटे की शादी थी, उसमें तमाम मंत्री मौजूद थे, नेता मौजूद थे, 3 ऐसे बड़े मंत्री मौजूद थे और वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जी, ये कहना गलत नहीं है। इस घटना के बाद ही शायद महाराष्ट्र सरकार और खुद मुख्यमंत्री की नींद खुली है। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो या फिर धार्मिक स्थल, इस तरीके के जितने भी कार्यक्रम है 1 मार्च तक सब पर रोक लगा दी गई है। बावजूद उसके इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिलती है।
अगर नेताओं की बात करें तो चाहे कांग्रेस को हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, राष्ट्रवादी हो, मनसे हो, जितनी भी पार्टियां हैं, जब कोई बर्थडे मनाना रहता है, कोई उत्साह मनाना रहता है, कुछ काम रहता है, तो कोरोना नाम की महामारी को इस तरह भूल जाते हैं जैसे उन्हें याद ही नहीं है कि कोई बीमारी है। और उसका खामियाजा साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो आंकड़ा मुंबई में 300 का था, वो आंकड़ा 8 से 900 तक पहुंच गया और आने वाले समय में अगर हालात ऐसे रहे तो आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल मुरारी सिंह, सवाल तो यहाँ पर यह भी बन रहा है कि एक और तो भारत दूसरे देशों की मदद कर रहा है, वैक्सीनेशन पहुंचा रहा है। ऐसे में जब भारत को जरूरत है, भारत में कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, तो फिर वहां पर कितनी कोरोना की वैक्सीन, डॉक्टर्स ने आपको जानकारी दी होगी कि वहां पर भरपूर मात्रा में कोरोना वैक्सीन के टीके हैं या नहीं है, सभी को लगाया जा रहा है, नहीं लगाया जा रहा है, किस तरह से हो रहा है काम? देखिए, आधिकारिक तौर पर किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट या जारी नहीं किया गया है कि वैक्सीनेशन यहाँ पर कितना पहुंचा है, कितनी मात्रा में पहुंचा है। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरीके से हमें कोविड के टीके मिल रहे हैं, उसी कड़ी में हम मुंबई सहित महाराष्ट्र के उन तमाम जिलों के, अगर अहमदनगर की बात करें, शिरडी, कोल्हापुर की, तो ये भी इलाके ऐसे थे जहाँ पर कोरोना संक्रमित लोग बड़े पैमाने पर पाए गए थे। तो जैसे जैसे इन्हें दवा मिल रही है उसी तरीके में दवा पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भारत अपने देश के अलावा दूसरे देशों में भी वैक्सीन पहुंचा रहा है। अब इस कड़ी में महाराष्ट्र सरकार पहले ही जो है कि केंद्र सरकार पर कह चुके हैं कि हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिली है। हालांकि वैक्सीनेशन का काम जिस तरीके से मुंबई के और बाहर के अस्पतालों में चल रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि टीकाकरण को लेकर के प्रशासन सहित नागरिक जागरूक है। जी शुक्रिया मुरारी सिंह ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो कोरोना में वायरस जो है कोरोना का लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि कानून जो बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ जनता के लिए है या फिर नेताओं और मंत्रियों के लिए भी, क्योंकि खबर ऐसी भी सामने आ रही है कि नेताओं और मंत्रियों की पार्टी जब होती है वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। फिलहाल राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।